हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका चैप्टर, पहले हम इसका इस वीडियो में थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मीनिंग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इस स्टेटमेंट को मैंने 3 पार्ट्स में जो है यहाँ पे डिवाइड करा है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। कैश मीन्स इस चैप्टर में सिर्फ आपने कैश और कैश इक्विवेलेंट उन्हीं को ही इंक्लूड करना है, नो क्रेडिट आइटम्स। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट आप रेडी करोगे, ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होंगी, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करना है। अब है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आ रही है, जा रही है। ठीक है, यही होता है फ्लो। तो हमने अपने बिजनेस में क्या देखना है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, उसका हमने रिकॉर्ड बनाना है। नाउ व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? एक समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सोर्सेज क्या होता है बच्चे? सोर्सेज मीन्स कि कहाँ से आपको कैश आ रहा है, इनकमिंग, जहाँ से वो चीज़ आ रही है उसको हम सोर्सेज कहते हैं। और जिन चीज़ों की वजह से आपका पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, चाहे आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है, किसी की पेमेंट कर रहे हो, तो उन चीज़ों को हमने क्या बोलना है? एप्लीकेशंस। वो आपकी एप्लीकेशंस होंगी। और जिस सोर्सेज से आपको इनकम बिजनेस में आ रही है, आपने कोई सेल करा है, कहीं से रेंट रिसीव करा है, तो वो सारे आपके क्या होंगे? सोर्सेज होंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या क्या हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, थ्योरी का पोर्शंस पहले वो देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि बिज़नेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, या सिर्फ बिज़नेस के लिए, या और कौन कौन सी पार्टीज़ के लिए जो स्टेटमेंट हम रेडी करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट में हम देखेंगे इसका लिमिटेशंस, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ से आपको थ्योरी के 2 से लेके 3 मार्क्स तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन सकते हैं। इनको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी तो आपका जो चैप्टर का बेस है, आपको चैप्टर में समझ आएगा कि हमने आगे करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग आप क्या लिखोगे कि इट इज़ अ स्टेटमेंट, यहीं से आपने याद करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मीन्स वो स्टेटमेंट या वो अकाउंट जो आप बनाओगे, जो क्या शो कर रही है, आपके कैश का कितना इनफ्लो हुआ, इनफ्लो मतलब आया, अंदर आया कैश बिजनेस में, और कितना आउटफ्लो हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ये अपना स्टेटमेंट रेडी कर रहे हो। और ये जो स्टेटमेंट है वो किसके अंडर बनाई जाती है? इट इज़ प्रिपेयर अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना, बिकॉज इस तरीके की जो लाइंस हैं, आपको क्वेश्चंस हैं, वो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के या किसके अंडर प्रिपेयर की जाती है। तो आपका क्या आंसर होगा? किसके अंडर प्रिपेयर होती है वो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में। ठीक है, इसके अंडर हम इस स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स अगर आप इसको बना रहे हो तो ये आपका कौन सा पर्पस है जिसको ये सर्व कर रही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए हमारा क्या है इसको बनाने का। टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो बच्चे जो एक्टिविटीज़ लिखी है ना, ये सारी देखने के समझने से पहले आप ये 3 एक्टिविटीज़ समझ लीजिए, बिकॉज पूरा जो चैप्टर है ये तीनों एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड है। ये तीनों एक्टिविटीज़ ही उसका जो बार बार रिपीट करी जाएंगी। अब बिज़नेस के अंदर हमारी एंटरप्राइजेस में 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। अब वो 3 एक्टिविटीज़ मेन कौन सी हैं? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आपने कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, और दूसरा आपके कौन सी होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी हमारे कैश सोर्सेज हैं वो हमने यहाँ पे काउंट करने हैं।
ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये वो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट जनरेट होता है। मींस जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग से चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं, जहाँ पे आप चीज़ें बना रहे हो, मतलब वो आपका मेन सोर्सेज है जहाँ से आपके बिजनेस की इनकम आ रही है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, इन्वेस्टिंग मीन्स कहीं पे इन्वेस्ट करा है आपकी कंपनी ने, ठीक है। तो जहाँ पे आपने कोई परचेज या सेल करा है किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को, चाहे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब उसको आगे फर्दर रीसेल के लिए नहीं लगाया आपने। इन्वेस्ट का मतलब क्या है, पैसे इन्वेस्ट करके वो चीज़ आपने अपने पास रखी है, उसको फर्दर रीसेल नहीं करना। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। और थर्ड आपकी कौन सी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंस से कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, जो भी आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल या बोरिंग्स आपकी एंटरप्राइज कर रही है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बाहर से कैश ले रही है, या आपने अपने किसी इंटरेस्ट के लिए और इनकम फर्दर के लिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं किसी और की कंपनी में, शेयर्स लिए हैं, डिवेंचर्स लिए हैं, या फाइनेंशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटीज़ क्लियर होगी आपको। ऑपरेटिंग क्या है, जहाँ से मेन प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आपके बिजनेस के लिए। इन्वेस्ट, किसी भी एसेट में, किसी भी चीज़ में आपने आपके बिजनेस ने इन्वेस्ट करा है, उसको फर्दर रीसेल नहीं करना पड़, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो फाइनेंस से रिलेटेड है, कहीं पे आपने फाइनेंसिंग के तौर पे हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट करा हुआ है। अब पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा था, हमने क्या डिटरमाइन करना है कि सोर्सेज क्या है, यानी कि इन्हीं तीनों एक्टिविटी से कैश, ये मेन वर्ड है जो पूरे हमारे चैप्टर में चलने वाला है, क्योंकि हम बना ही क्या रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। तो इन तीनों एक्टिविटीज से जो भी कितना सोर्सेज आया कैश का। सेकंड क्या है, टू डिटरमाइन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स अभी इन्हें तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड कहाँ से कैश आपका बिजनेस से चला गया, वो पता करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। थर्ड पॉइंट, to determine the net change in cash and cash equivalents due to cash inflow and outflow for operating, investing and financing activities of the enterprises that take place between the two balance sheet dates। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 1 और 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब इनको याद करने का ना एक तरीका समझो ईजी। अगर आप बार बार देख रहे होगे वो तीनों एक्टिविटीज़ को बार बार राइट डाउन कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या लाइन दिखाई दे रही है, लाइन बिल्कुल सेम है। ऊपर की लाइन में हमने क्या पढ़ा है कि आप सोर्सेस डिटरमाइन कर रहे हो कि इन तीनों में से पैसा कहाँ से आ रहा है। सेकंड में मैंने क्या किया, एप्लीकेशंस मींस कहाँ से जा रहा है। बाकी देखो पूरी लाइन वैसी ही आपको याद करनी है। अब थर्ड में उसने क्या पता करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के अब कितना आया कितना गया, उसमें से बचा क्या। अब बचा क्या को क्या बोल रहा है वो, नेट चेंज। अब मान लो कि बिज़नेस में मेरे को 1 लाख का सोर्सेज हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हमारे बिज़नेस में आया और उसमें से 60,000 चला गया, एप्लीकेशन में हो गया। अब क्या आया और गया, अब मेरे पास रह क्या गया, उसको हमने क्या बोलना है, नेट चेंज। यानी कि 1 लाख आया, 60 चला गया, तो बचा कितना, 40,000। वो मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे बिज़नेस में अभी एट प्रेजेंट कितना कैश है। तो वो पता करने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो रेडी करते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ये जो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन करवा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 1 और 2 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की इम्पॉर्टेंस, कि इसको बनाने की ज़रूरत ही हमें क्यों है। तो देखिए क्वेश्चंस है जो है आपके पेपर में, क्योंकि इसमें से उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उठाना है तो थ्योरी का, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। मैं आपको वैसे ये सारी इंपॉर्टेंस डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर आपको 1 और 2 मार्क्स में आता है तो आप इतना भी लिखोगे इनफ है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर इंपॉर्टेंस आती है तो ये लाइन्स जो आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखो पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, कि अगर आपके बिजनेस को कोई भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्लानिंग करनी है, फाइनेंस उसकी ज़रूरत है कि हमें कहीं फाइनेंस आपको देखना है, ठीक है, मतलब आपको कोई शॉर्ट टर्म में कहीं इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या देख रहे हो, आप अपना कैश देख रहे हो कितना का अवेलेबल है ये कितना का नहीं है, तो उसी तरीके से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको प्लान कर सकते हो, ठीक है।
और अगर मान लो आपको कोई लॉन्ग टर्म लोन्स या इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है, अगर तो आपके पास सफिशेंट कैश है, अवेलेबल है, तो आप किसी लॉन्ग टर्म लोन्स या इंटरेस्ट के लिए भी आगे फर्दर जा सकते हो। मीन्स अगर बिजनेस को कोई भी थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें उनको हेल्प करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन बता के कैश की। सेकंड क्या है, इट इज़ यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, फ्यूचर पीरियड के लिए, ठीक है, कि हमारे ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है, और ये चीज़ हमें किस चीज़ को प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगी, कैश बजट की, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगी कि एट प्रेजेंट आपके पास कैश सरप्लस में है या डेफिसिट है, मीन्स आपका नेगेटिव में कैश चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट अपना कैश बजट जो है वो प्लान करेगी, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंस देखिए इसकी, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़, कि बिज़नेस के अंदर भी जो मैनेजमेंट हमारी बिजनेस पॉलिसीज़ वो कोई भी बनाएंगे उसमें भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उनकी हेल्प करेगी। फोर्थ पॉइंट, असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, कैश बजट बनाने में जो है उनको असिस्ट करेगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आई थिंक 2 टाइम हो गया, आप इसमें से 1 पॉइंट ही मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये 2 टाइम लिखी गई है ये वाली इंपॉर्टेंस। फिफ्थ पॉइंट देखो, यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मीन्स अगर आपको असेसमेंट करना है कि कितना कैश फ्लो हो रहा है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर क्या रहे हैं, हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं ना कि कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, तो अगर आपको इन तीनों एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो को असेस करना है उसके लिए भी ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका हेल्प करेगा। एंड लास्ट, यूज़फुल टू आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर हैं, बैंकर हैं, लैंडर्स हैं, ये सब आउटसाइडर्स हैं। तो इनके लिए वो कैसे हेल्पफुल है, वो इस स्टेटमेंट से एनालाइज कर सकते हैं आपकी एंटरप्राइजेस की कि फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो अपने डिसीजंस हैं वो अपने ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, 3 to 4 मार्क्स में अगर आता है 2-3 में, तो आप 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंस के दे सकते हो। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस, कि लिमिटेशंस क्या है। अब फर्स्ट देखो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को। मींस ये कौन सी ट्रांजैक्शंस इग्नोर कर रहा है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो आपकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इट कंसिडरेशन ओनली कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, नॉन कैश आइटम्स को ये इंक्लूड जो है वो नहीं करते। सेकेंड देखिए, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट विच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम। अब हम एक इनकम स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें हम दोनों ही ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में होता यही है कि एक साइड हम रिसिप्ट अकाउंट रेडी करते हैं कि कितना बिजनेस में चीज़ें आई और एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करा। तो जो चीज़ें मान लो आपने कोई सेल्स क्रेडिट में की है, ठीक है, वो पैसा आएगा तो सही ना, अगर अभी नहीं आना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जिसको हम डेटर्स कहते हैं। डेटर्स क्या होते हैं आपके, वो सेल्स जो क्रेडिट पे की हुई है, मीन्स वो पैसा आपके बिजनेस में आफ्टर जो भी पीरियड आपने जितने के लिए दिया हुआ है वो पीरियड में आएगा, पर वो इनकम स्टेटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं बट कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ हम उसमें कैश डालते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि जो इनकम स्टेटमेंट है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, ठीक है। सेम पॉइंट, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ बैलेंस शीट, कि जो बैलेंस शीट है कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, क्योंकि बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता है, आपके पूरे बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियली पोजीशन क्या है। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने सिर्फ रिकॉर्ड ही कुछ कैश ट्रांजैक्शंस की हैं, बाकी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि वो आपकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, हैंस इट इज़ अ हिस्टोरिकल इन नेचर। यानी कि ये लिमिटेशन क्या है कि जो भी स्टेटमेंट अकाउंट्स हम रेडी करते हैं वो जब साल हमारा जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, एंड पीरियड पे बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक हिस्ट्री है, पास्ट हो चुके हैं। अब वो तो आपने जस्ट एक स्टेटमेंट बना के देख लिया कि हाँ हमारे पास ये है,
एट प्रेजेंट के ऊपर या हमारे कोई डेली बेसिस के ऊपर अकाउंट नहीं बनते हैं, तो इसीलिए उसने इस स्टेटमेंट को कौन सी नेचर का बताया कि एक हिस्टोरिकल नेचर है, क्योंकि हम पास्ट ईयर्स के ऊपर जो है इसको स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। 5th पॉइंट देखिए, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है कैश पोजीशन। लिक्विड मतलब कि कितना आपका कैश होता है। अगर आपने चैप्टर रेशो वाला स्टार्ट कर लिया होगा क्लास में, आपको पता होगा वहाँ पे हम लिक्विड रेशो को काउंट करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड रेशो में सिर्फ जो लिक्विड एसेट्स है, सिर्फ आपका कैश इंक्लूड नहीं होता, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी डालते हैं हम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डालते हैं। पर इस स्टेटमेंट में हम सिर्फ क्या इंक्लूड कर रहे हैं? ओनली कैश। इसीलिए उसने क्या बोला है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका लिक्विडिटी पोजीशन को जज करने के लिए भी सूटेबल नहीं है। क्यों? एक पॉइंट पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स and this cash and cash equivalents are just one of the component in current asset। अब current assets जब आप रेशो वाला चैप्टर देखोगे, आपके पास बकायदा पूरी लिस्ट होएगी कि कौन कौन से current assets होते हैं, क्योंकि current assets ही आपको किस पोजीशन की आप जज करोगे अपने बिजनेस की? लिक्विडिटी पोजीशन को। अब करंट एसेट में बाकी पोर्शन तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसको इंक्लूड कर रहे हैं? कैश ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। इसीलिए वो कैश जो है वो इंक्लूड नहीं है। which determine the liquid position of enterprises, right? अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो आपके इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे यूज़ होएगी। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली टर्म क्या है? कैश। कैश क्या है? इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। यानी कि कैश में आप किस चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो? जो आपके हैंड में है और जो आपके बैंक में जमा है। और कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इट इंक्लूड हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो थोड़े टाइम के लिए की है, और हाईली लिक्विड मीन्स क्विकली आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जहाँ पे ये वर्ड लिक्विड आएगा, आपने अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना है कि इस वर्ड को किसके साथ इंक्लूड करना है? कैश। वो कैश की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जल्दी कैश में इंक्लूड हो सकती हैं। that are readily convertible into cash, that are subject to an insignificant risk of change in value. It include treasury bills, commercial paper and current investment. अब ये लाइन क्या लिखी है? That are subject to insignificant risk of change in value means जब ये आपके पास पेपर पड़े हैं और जब आप इनको कैश में कन्वर्ट करोगे तो ये पूरी फुली अमाउंट में नहीं होते, थोड़ा डिस्काउंट देके फिर हमें वो कैश में मिलता है। इसीलिए उसने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा है कि हमें एक इनसिग्निफिकेंट सा रिस्क जो है वो देना होता है जब हम इनको कैश में कन्वर्ट करवाते हैं। बैंक में करवाएंगे, बैंक अपना उसको कैश में कन्वर्ट करने से पहले क्या डिस्काउंट रख लेगा, उसी चीज़ की इसने बात करी है, ठीक है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे? क्वेश्चन आ भी सकता है आपको, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, वैसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं। तो आप क्या क्या लिखोगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। अब हम बढ़ते हैं आगे। अपना फॉर्मेट करने से पहले हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और मैंने बताया था आपको ये स्टेटमेंट पूरा जो है किसके अंडर प्रिपेयर होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये आपने याद रखना है। कैश फ्लो में हम मेन 3 हेड जो हैं वो शो करेंगे। पहला कौन किसका बनाएंगे हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग क्या है मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। अब इनमें इनफ्लो या आउटफ्लो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है वो देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखिए आप, कैश इनफ्लो मीन्स ऐसा हमने क्या करा, हमने मतलब बिजनेस में क्या करा कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश आया। तो देखो फॉर्मेट ना अगर आप देखोगे जहाँ पे आपको बुक में कंप्लीट दिया हुआ है वो काफ़ी लेंथी सा लगता है, देखने में लगता है कि भैया हमें याद नहीं होएगा या आपको रट्टा नहीं मारना, आपको चीज़ समझनी है। अब मैंने आपको ऑपरेटिंग बता दिया कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पे आप चीज़ें खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो उसके रिलेटेड आप अपने माइंड में सोचिए कि मुझे हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे जहाँ से हमारे बिजनेस के अंदर कैश आएगा, ठीक है। तो कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो रहा है, मतलब कैश सेल्स, बेचा कुछ तो पैसा आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर,
अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ डेटर नहीं लिखा उसने, अब जो डेटर से पैसा आया होगा वो इंक्लूड कर रहे हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फी, कमीशन एंड रॉयल्टी, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी, आपने सिर्फ देखना है कि क्या क्या आई है। अगर आपको कोई फ़ीस कहीं से रिसीव हुई है, कमीशन मिली है या रॉयल्टी मिली है, ये सब आपके क्या है, कैश इनफ्लो। अब आउटफ्लो क्या है, अगर आप एक साइड को भी अच्छे से याद कर लेते हो, दूसरी साइड आपको अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल आपने बस उसको अपोजिट करना है। कैश सेल्स हुई हैं तो पैसा कहाँ से जाएगा, बिजनेस से बाहर। अगर कोई कैश परचेज करेंगे हम लोग, यहाँ से डेटर से पैसा आया है तो इनफ्लो हो गया। अगर आपने अपनी कोई उधारी चुका दी है उस टाइम पीरियड में, तो आप ऑब्वियसली उसको इंक्लूड करोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अगर कोई भी ऑपरेटिंग का खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चल रही है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप कौन कौन से खर्चे उसने इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, कोई वेजेस पे की है, सैलरी है, या कोई भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है, उसकी पेमेंट अगर आपने करी है, पेमेंट करी मतलब पैसा बाहर गया, तो जो आपने इंक्लूड करना है। और फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, इनकम टैक्स की अगर आप पेमेंट कर रहे हो वो इंक्लूड होएगा, ठीक है। अब बच्चा आपकी बुक में ना एक नीचे फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी बना हुआ है, तो ये क्या चीज़ है, जब आपने क्वेश्चन करना है, वैसे ये चांसेस बहुत कम है, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आता है उसमें हो सकता है कि आपको चेक करने के लिए ये डाल दें। तो जब आप अपना क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पे अपने बड़े ध्यान से देखना है कि ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है। अगर तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फिर तो ये आपका इनफ्लो आउटफ्लो सेम रहेगा, ठीक है। अब मान लो आपकी कोई कंपनी आपने ऐसी खोली हुई, कोई फाइनेंशियली कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी मीन्स कि आपका काम क्या है, पैसे लोन पे उधारे देना, ठीक है, लोन देना, आप फाइनेंस में डील करते हो, तो उसमें तो कोई परचेज सेल होएगी नहीं, तो उसमें फिर आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो ये नहीं होएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें आप मेन इंक्लूड करोगे, क्योंकि अब आपका ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइनेंस कंपनी है, फिर आपका कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपने क्या इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, जो भी आपने किसी को लोन दिया होगा, जब वहाँ से आप इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट आएगा आपको लोन पे, ठीक है, या कहीं पैसे लगाए हुए हैं, डिविडेंड आएगा, तो वो आपका कहाँ इंक्लूड होगा, कैश इनफ्लो में। अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी सेल कर रही है, कैश इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या होएगा, अगर आपने कहीं इंटरेस्ट पे करा है या सिक्योरिटी परचेज करी है, तो वो आउटफ्लो में जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ से कैश जा रहा है। अब पहले देखिए, अब कैसे याद करना है इसको, इन्वेस्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्ट करा हुआ है कहाँ पे, किसी फिक्स्ड एसेट में, किसी आपने इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए हुए हैं, तो अब वहाँ से पैसा कब आएगा, जब आप उस किसी फिक्स्ड एसेट को सेल कर दोगे, या आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हुए थे, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है। अब रेंट रिसीव में क्या होगा, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये स्पेसिफिक ना आपको लिखा होगा वहाँ से, तो आपको वहीं से क्लू मिल जाएगा कि ये मुझे रेंट जो है वो कहाँ इंक्लूड करना है। और वो मैंने प्रॉपर्टी किसके लिए खरीदी है, इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे मैंने उसको क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, लेट आउट मीन्स रेंट पे दे दिया, तो जो वो रेंट मिलेगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो में काउंट हो जाएगा। कैश आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, एसेट कोई बेच दिया तो इनफ्लो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, परचेज करा यानी कि खरीदा है तो पैसे बाहर चले गए, इन्वेस्टमेंट सेल करी तो आ गया, इन्वेस्टमेंट कोई परचेज करी है तो चला गया, आउटफ्लो में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसका चार्ट देख लेते हैं हम। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा, फाइनेंस मीन्स अब आपकी कंपनी ने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं किसी और अदर कंपनी में। अब अदर कंपनी में पैसे कैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं, कहीं शेयर्स लगाए हैं आपने, ठीक है, शेयर्स इशू करे हैं। अब अगर आपकी कंपनी ने भी शेयर इशू करे हैं तो आपके पास कंपनी में कैश आएगा, वो इनफ्लो में आएगा। डिबेंचर्स इशू कर दिए आपने लोन लेने के लिए, तब भी कैश कंपनी में आएगा। लोन रेज करा है, अब लोन रेज में आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म
दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। और इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, कि अगर आपका कोई बैंक बैलेंस का ओवरड्राफ्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो वो भी आपका कैश इनफ्लो में आएगा, ठीक है। कैश आउटफ्लो मीन्स पैसे कहाँ कहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर आपने बायबैक करा है इक्विटी शेयर्स को, मीन्स अपने ही शेयर इशू करे हुए अगर आपने दोबारा खरीदे तो पैसा बाहर गया। जो प्रेफरेंस शेयर्स या आपने डिबेंचर्स इशू करे थे, अब वापस भी तो करने हैं ना। जब आप उनको 10 साल बाद या जो भी आपका टाइम पीरियड है आप उनको वापस करोगे, वापस मीन्स रिडम्पशन हो रहा है, पैसे जा रहे हैं कंपनी से, तो वो यहाँ पे आएंगे। लोन लिया है जो, उसकी पेमेंट करोगे तब पैसे बाहर जाएंगे। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिबेंचर्स के ऊपर, डिविडेंड दे रहे हो। डिक्रीज इन, अगर आपका बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो इनफ्लो है, अगर डिक्रीज हो गया तो आउटफ्लो है। या आपने कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है तो वो भी आपके आउटफ्लो में आएगा। फॉर्मेट है नेक्स्ट। फॉर्मेट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जिसके साथ फिर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल साथ में वो भी जो है निकालेंगे। आई होप ये आपको थ्योरी का पोर्शन क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। ये थ्योरी का पोर्शन आपने इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मेट और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।